यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं एक बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS12। AS12 एक ही लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा। छोटा AS है, AS12। AS12 है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। AS12 है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। सबसे पहले कवरेज लिख लो। हमें एक तो किसी भी एएस में मैं एप्लीकेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, वो बेसिक है, आप देख लेना। मीनिंग पता होना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट का, कि हम ये समझ पाए कि गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है, क्योंकि उसी की तो अकाउंटिंग करनी है। और सेकंड, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में हमें पढ़ना है नॉन मॉनेटरी ग्रांट, और दूसरा मॉनेटरी ग्रांट। नाम से क्लियर है, मॉनेटरी ग्रांट मीन्स आपको कैश में ग्रांट मिलेगा, मनी में मिलेगा। नॉन मॉनेटरी मतलब काइंड में मिलेगा, ठीक है। मॉनेटरी में है एक रिलेटेड टू प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, या इन द नेचर ऑफ भी लिख सकते हैं, मन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। दूसरा रिलेटेड टू रेवेन्यू, इसी को बोलते हैं ग्रांट फॉर एक्सपेंस, ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक, और थर्ड है ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, आपको पता है फिक्स एसेट में डिप्रिसिएबल फिक्स एसेट भी आते हैं और नॉन डिप्रिसिएबल भी आते हैं। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। गवर्नमेंट ग्रांट में हमें इतनी चीजें पढ़नी है, बस। छोटा एस है। समराइज नोट्स मैंने अपलोड कर दिया था, देखो। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है इस पे, सारे टॉपिक एक पेज में। हाँ जी, एक पेज में कवर्ड है, तो नोट्स की चिंता की जरूरत नहीं है। नोट्स आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है। ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस provided by गवर्नमेंट इन कैश और काइंड। कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। कई बार एसिड दे दिया सरकार ने आपको, तो क्या है, गवर्नमेंट इन द नेचर ऑफ काइंड है। कई बार कैश, कि मान लो एसिड आपने खरीदा तो उसका 15% कॉस्ट का आपको सब्सिडी मिल गई। ठीक, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ some conditions।
और ये कंडीशन पास्ट के भी हो सकते हैं और फ्यूचर के भी हो सकते हैं। देखो डिकोड करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? तो सर ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल हेल्प है जो सरकार आपको दे रहा है। ठीक, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? कोई सा भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक, गवर्नमेंट बॉडीज हो। गवर्नमेंट बॉडीज में क्या आते हैं? जैसे कि लोकल अथॉरिटी, या इवन, ये तो अपने ही देश की बात कर रहा हूं, इवन इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो। विदेश की सरकार ने कुछ दे दिया, ठीक। गवर्नमेंट होना जरूरी है, किसी लेवल पे हो, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, इवन फॉरेन गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, ठीक। दूसरा, इन कैश और काइंड। कई बार कैश में भी मिलता है, ठीक। कैश में आएगा तो कैश एंड बैंक मिलेगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे जब मिलेगा तो। काइंड का मतलब कैश नहीं मिला आपको, मान लो कोई एसेट मिल गया, फॉर एग्जांपल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने प्लांट एंड मशीनरी दे दी आपको, तो ये काइंड में है। आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बांटती, कुछ कंडीशन होते हैं। एक तो है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट कंडीशन को फुलफिल करना है, यानी कि आप ये कंडीशन मीट करो फिर आपको ग्रांट मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? पास्ट कंडीशन। एक होता है फ्यूचर कंडीशन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम गवर्नमेंट ग्रांट आपको दे देते हैं, लेकिन अगले 5 साल तक आपको ये कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। किसी भी नेचर का ग्रांट हो, ठीक, किसको प्रोवाइड करने का जरूरत है? तो गवर्नमेंट दे रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, ठीक। जनरली गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलती है कुछ कंडीशंस के साथ मिलती है। चलो अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सबसे पहला टॉपिक है इसमें नॉन मॉनेटरी, हम लास्ट में करेंगे, छोटा सा एक लाइन का है, यहां से स्टार्ट करता हूं। मॉनेटरी से सबसे पहला है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। पता है आपको प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी को अर्ली डेज में स्टार्ट करते हैं, शुरू में जो पैसा लगाते हैं, कंपनी खोलते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रमोटर। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर, स्पेशली ये होता है ना, बैकवर्ड स्टेट हो गया, इधर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आउटले भी बोलते हैं, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सब्सिडी प्रोवाइड करता है। ये होता कैसे? गवर्नमेंट कहता है, मान लो कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो बैकवर्ड स्टेट में, तो आपको इसका 30% हम ग्रांट दे देंगे, यानी कि 30 करोड़ आपको क्या दे देंगे? ग्रांट के रूप में, प्रोवाइडेड कि आप इन्वेस्टमेंट करो। इसके साथ जनरली कंडीशन कैसा अटैच होता है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो अगले 10 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज अप नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मत बोलना अगले 10 ईयर्स तक कहां से आ गया। यानी कि जब भी गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है तो फ्यूचर कंडीशन अटैच होते हैं। सरकार यूं ही तो आपको नहीं दे देगी इतना बड़ा ग्रांट। ये करता क्यों है गवर्नमेंट? डेवलपमेंट के लिए। बैकवर्ड स्टेट जहां पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है, वहां फैक्ट्री कौन लगाएगा? वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन उसी स्टेट में जाना चाहेगा
जहाँ पे सारे सुख सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन का, रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का। बैकवर्ड स्टेट में कोई भी नहीं जाएगा, ठीक। तो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ग्रांट देती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, मान लो कंडीशन में मीट नहीं किया, ग्रांट मुझे मिल गया, ठीक है, एंड आफ्टर 3 इयर्स मैं कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक। मान लो लिखा था कोई भी इन्वेस्टमेंट आप डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बेचोगे, ठीक। मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दी, कंडीशन मीट नहीं हुआ और मुझे रिफंड करना पड़ सकता है। तो कंडीशन से अगर नॉन कंप्लायंस हो तो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड भी करना पड़ सकता है। जब गवर्नमेंट ग्रांट इस केस में इन्वेस्टमेंट के टाइम में आपको मिला था, तो इसी को बोलते हैं इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? प्रमोटर होते कौन है? जो अर्ली डेज में पैसा लगाते हैं कंपनी में, ठीक। चलो, जब मिलेगा तो बड़ी सिंपल है एंट्री। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे, टू पीएल में नहीं ले जा सकते, इसको कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। ठीक। अगर फ्यूचर में नॉन कंप्लायंस की वजह से रिफंड करना पड़ गया, बोलो फटाफट से, तो सिंपल रिफंड कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा रहेगा। ठीक है, पैसे मिल गए, कैपिटल रिजर्व में ले जाके आपको क्रेडिट करने हैं, ठीक। ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो ऐसा मत करना कि इस रिजर्व से डिविडेंड बांट दिया। आपको पता है डिविडेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक। आपको बिजनेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सरकार ने दिया है, तो उससे आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब मिलेगा तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए तो कैपिटल रिजर्व। जब रिफंड करना पड़ा तो एंट्री को जस्ट कर दो रिवर्स, ठीक। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, देखना। 100 लाख सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग ऑफ यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। जब हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उस समय जो हमें मिलता है ना सब्सिडी ग्रांट, वो क्या है? इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्या करते हैं? शैल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। रिफंड होगा तब क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व से रिफंड करते हैं, ठीक है। दिस सब्सिडी इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। हमें करना क्या है? हमें ट्रीटमेंट बताना है, ट्रीटमेंट बताना है। एज पर AS 12 लिखोगे, क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट, grants in the nature of promoter contribution, nature of promoters contribution shall be credited to capital reserve. This capital reserve cannot be utilized यूटिलाइज कर सकते हैं क्या डिविडेंड के लिए? कैनॉट बी यूटिलाइज, बोलो फटाफट से, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड
डिविडेंड पेमेंट करने के लिए ये कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। सो फॉलोइंग जर्नल एंट्री शुड बी पास। अब ट्रीटमेंट तो लिख दिया, जर्नल एंट्री भी पास कर देते। शुड बी पास्ड क्या? बैंक अकाउंट डेबिट आए 100 लाख टू कैपिटल रिजर्व 100 लाख। बोलो, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। अच्छा, मैं गवर्नमेंट को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम लोग ऐसे तो नहीं लिखते? नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। मुझे तो एग्जाम देना नहीं, तो मैं शॉर्टकट कहीं कहीं पे यूज कर लेता हूँ, आपको एग्जाम में लिखना है बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। इसी में मान लो लिखा होता आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स मान लो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया, नॉन कंप्लायंस हो गया और गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिफंड करना पड़ा। तो भाई साहब, जब रिफंड करना पड़ेगा तो क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था, कैपिटल रिजर्व को कर दो डेबिट। टू देना पड़ेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। 100 लाख ही था ना? हाँ जी, 100 लाख। समझ में आ गया? तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बड़ा सिंपल है। जब आप कहीं बैकवर्ड या नोटिफाइड एरिया में प्रोजेक्ट लगाते, इंडस्ट्री लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, इसको कैपिटल आउटले भी बोल सकता है। कैपिटल आउटले का मतलब ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस समय गवर्नमेंट आपको जो ग्रांट देती है उसको कैसे मानते हैं? कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में है, ठीक। प्रमोटर कौन होते हैं? जो अर्ली डेज में पैसा लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपको अर्ली डेज में इन्वेस्टमेंट के टाइम में दे रही है ना, बस यही है, याद रखना। रियल लाइफ में ऐसा होता क्या है कि जब भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है ना, तो उसके साथ फ्यूचर कंडीशन अटैच होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 30 करोड़ ले भी लिया गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, और 1 साल बाद अपना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी को 90 करोड़ में बेच दिया। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, सेकंड है, पहला टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप देखोगे यहीं पे मैंने कराया था ना, ये रहा, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन खत्म हुआ। अब हम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, या फिर इसी को गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अगर टिक कराने की बात हो तो ये है मीनिंग, ये मैंने समझा दिया। ये टाइप्स ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतने टाइप के हम वेराइटी देखने वाले हैं। यही गवर्नमेंट ग्रांट है जो AS12 डील करता है, ठीक। और फिर हम आए रिलेटेड टू प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाले पे, ये मैं आप लोगों को समझा चुका। एक और टॉपिक रह गया था, चलो इसको समझा देता हूं। रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट ग्रांट को बुक में रिकॉग्नाइज कब करेंगे? तो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक। इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट, ये दोनों होना जरूरी है। नंबर 1, ग्रांट विल बी रिसिव्ड, और नंबर 2, एंटरप्राइज विल कंप्लाई विथ कंडीशन अटैच। अगर आपको लगता है कि हम कंडीशन मीट भी कर लेंगे और ग्रांट मिलने ही वाला है, ठीक, रीजनेबली सर्टेन है कि ग्रांट रिसीव होगा, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका मतलब सर, ये तो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्निशन हो गया। ग्रांट विल बी रिसीव्ड का मतलब क्या है? अभी मिला नहीं है, आपको लग रहा है कि मिल जाएगा और मैं कंडीशन सेटिफाई भी कर लूंगा, तो हाँ, AS अलाउ करता है कि जरूरी नहीं मिला हो, अभी मिलने भी वाला हो और रीजनेबली सर्टेन हो कि हाँ मिलेगा मिलेगा, और मैं कंडीशन भी मिट कर लूंगा, तो आप बुक में एंट्री डाल सकते हैं। फिर तो ग्रांट मिला ही नहीं, तो एंट्री क्या डालेंगे सर? ग्रांट रिसीवेबल डालेंगे टू गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। ग्रांट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट। बैंक अकाउंट तो नहीं करोगे डेबिट? नहीं, क्यों? अभी मिला नहीं है, एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं। रियल लाइफ में एक्रूअल बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। फालतू का अपना गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब है, जब अभी मिलेगा नहीं मिलेगा पता ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए रियल लाइफ में लोग
जब रिसीव हो जाता है तभी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पर एएस अलाउ करता है कि अगर रिसीवेबल भी हो तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आपके मन में आ सकता है कि सर आपने ये डायरेक्ट एंट्री कर दिया, क्या हम 2 स्टेप में कर सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और फिर इसको भेजे कैपिटल रिजर्व में। जब ग्रांट रिसीव होगा तो क्या ये 2 एंट्री में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉजिकली बोलूं तो थोड़ा मैं शॉर्टकट अडॉप्ट कर लिया, पर ये एंट्री ज्यादा बेहतर है हमेशा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली भी थी, वो कैपिटल रिजर्व में गया है। इस एंट्री को किसी को दिखाया जाए तो कैसे बोलेगा अगर नाइरेशन ना लिखा हो तो कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है। तो इसलिए लेजर बनेगा, गवर्नमेंट ग्रांट की भी ओपन हो जाएगा, तो हमें इजीली समझ में आए बुक्स ऑफ अकाउंट देख के। इस वजह से हमें एंट्री तो 2 पास करनी चाहिए। तो आगे से मैं भी 2 एंट्री फॉलो करूंगा। कब? जब सर रिसीव होगा, ठीक। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव के टाइम में, फिर गवर्नमेंट ग्रांट को जिसमें क्रेडिट करना उसमें करते रहेंगे, ठीक। चलो, सेकेंड है गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, रिलेटेड टू रेवेन्यू बोल सकते हैं, और फॉर एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है इसको। मान लो मेरा एक हॉस्पिटल है, ठीक। गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आप फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट करो पुअर पीपल का, जो भी आपका एक्सपेंस आएगा मैं उसे एज अ ग्रांट के रूप में आपको दे दूंगा। और गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल खोल के ट्रीटमेंट करवाए, उससे ज्यादा बेहतर है ना कि हमें अलाउ कर दे कि हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसके लिए हमें कंपनसेट कर दे, हमें ग्रांट दे दे ग्रांट के रूप में, ठीक। अब मान लो 18 लाख रुपीज मैंने खर्च करे और 18 लाख गवर्नमेंट मुझे ग्रांट देने वाली, ठीक। तो इसको ट्रीटमेंट करने का 2 तरीके हैं, 2 मेथड। पहला मेथड कहता है रिकॉग्नाइज इन पीएल, जो सबसे फेमस मेथड है, सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं। और दूसरा कहता है ट्रांसफर टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, ठीक। अगर आप नोट्स में देखेंगे तो मैंने दोनों ही लिखा है। फर्स्ट अप्रोच रिकॉग्नाइज एज ए रेवेन्यू इन पीएल, दूसरा अप्रोच ट्रांसफर टू एक्सपेंस फंड लिखा है ना, इसको ठीक कर लेना। अब डेफर्ड इनकम डाल दो, इतना बस ठीक कर लेना नोट्स में, ठीक। ये बहुत पुरानी नोट्स है, अभी आपको क्या लिखना है? डेफर्ड इनकम। तो जहां भी एक्सपेंस फंड है वहां पे काट के क्या लिखोगे? डेफर्ड इनकम, ठीक है। अभी तो मैं जर्नल करवा ही रहा हूं, पर एक करेक्शन था तो मैं बता दिया। चलो, फर्स्ट अप्रोच कहता है रिकॉग्नाइज इन पीएल एज इनकम। बड़ा सिंपल है सर, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिले पीएल में इनकम के रूप में दिखा दो, ठीक। मान लेते हैं मेरे एग्जांपल में बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और इसको कहाँ भेजना है? पीएल में। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सर जब ये तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलने का है, हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी पीएल में नॉर्मल खर्चे के रूप में आएगा। ये क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट का, ठीक है, एंट्री है। हम जो खर्चे कर रहे हैं नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पी, एक ही बार मत करो, पहले खर्चे का लिखो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो पेमेंट की है,
और ये खर्चा जाता कहाँ है अंत में? पीएल में। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल। कहने का मतलब जो खर्चा है वो पीएल में डेबिट कर दो, जो ग्रांट मिल रहा है वो पीएल में क्रेडिट कर दो, बात खत्म। सिंपल अप्रोच है। अच्छा सर रिफंड करना पड़ गया तो? अरे भाई ग्रांट मिला था तो कहाँ लेके गए थे? पीएल में। तो जब रिफंड करना पड़ गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करो टू बैंक। जब मिला था तो पीएल में क्रेडिट किया था, तो जब दे रहे वापस तो पीएल में डेबिट करेंगे। कोई मुश्किल बात है क्या? नो, सिंपल। दूसरा अप्रोच कहता है कि जब ग्रांट आपको मिले ना तो पीएल में मत भेजो, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में भेजो। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये मिलने का है। और कहां भेजना है? पीएल में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में भेज दो। गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, लिख लो डेफर्ड इनकम अकाउंट। ठीक, ठीक है सर। एक्सपेंस जब होगा तो नॉर्मल एक्सपेंस की तो एंट्री डालोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल टू बैंक, ये खर्चा होने का। अब एक्सपेंस को राइट ऑफ करने का टाइम आया। इसमें क्या था? ठीक कर लेना, ये एक्सपेंस है। इसमें क्या था? सर ग्रांट को जब पीएल में भेज दे रहे थे, इनकम मान ले रहे थे, तो एक्सपेंस को पीएल में एक्सपेंस मानना पड़ रहा था। इसमें क्या है? ग्रांट को डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल रखा है। ठीक, तो जब एक्सपेंस होगा तो इसी डेफर्ड इनकम अकाउंट से राइट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक, कैसे? डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। एक्सपेंस को पीएल में क्यों नहीं भेज रहे? सर उस खर्चे के लिए हमें ग्रांट मिला हुआ है, जिसको अलग से डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट, डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल रखा है। ठीक। तो हम क्या करेंगे? खर्चे को पीएल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, उसी से राइट ऑफ करेंगे, डेफर्ड इनकम अकाउंट से। बहुत लोग इसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल एंट्री में इतना चलता है। ठीक है, चलो। तो कहां से राइट ऑफ करोगे? उसी डेफर्ड इनकम अकाउंट से। अच्छा, बाई चांस रिफंड करना पड़ गया फ्यूचर में, अब बताओ रिफंड करना पड़ गया फ्यूचर में, तो सर इसमें अगर कुछ बचा हुआ है, ठीक है, तो पहले तो इसको डेबिट करेंगे। ठीक, बैलेंसिंग फिगर पीएल को डेबिट करेंगे टू बैंक। मान लो रिफंड 5 लाख करना पड़ गया, डेफर्ड इनकम अकाउंट में सिर्फ 2 लाख है, तो 3 लाख पीएल से लेके आएंगे। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर जब खर्चे हो रहे थे ना, तो इसी से राइट ऑफ हो रहा था, पीएल से नहीं हो रहा था। अब इसमें तो बैलेंस कम बचे होंगे, तो बचा हुआ कहां से आएगा? पीएल को डेबिट करनी पड़ेगी, पीएल में ही तो डालना पड़ेगा। चलो, तो ये मैंने यहां पे समझा रखा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बताओ, फॉर एग्जांपल मानना डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट में, डेफर्ड इनकम अकाउंट में 12 लाख है, करेक्ट, 12 लाख आया, पर जो एक्सपेंस हुआ ना वो 18 लाख का है, 18 लाख का। तो हमें सर इनकम तो दिखानी थी 12 लाख, पर उसके रिलेटेड खर्चे, कई बार गवर्नमेंट जरूरी थोड़ी ना 18 लाख खर्चा करो तो 18 लाख दे, गवर्नमेंट ने 12 दिया, आपने 18 खर्चा किया। तो बताओ इसमें तो 12 भी है, पर राइट ऑफ करना है खर्चा 18 लाख, तो बचा हुआ 6 लाख पीएल में डेबिट होगा। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, बचा हुआ 6 लाख खर्चा पीएल में डेबिट होगा। चलो टिक कर लो फटाफट से। पहले मैंने लिखवाया कि इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करना है, सिंपल, आया पीएल में भेज दिया, कोई खर्चा हुआ पीएल से राइट ऑफ किया। गवर्नमेंट ग्रांट जब रिफंड करना है, मिलते टाइम पीएल में भेजा था, तो रिफंड करते टाइम भी पीएल से देना पड़ेगा, सिंपल।
ठीक। दूसरा, डेफर्ड इनकम अकाउंट में भेज लो। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ डेफर्ड इनकम अकाउंट में, जब एक्सपेंस हुआ एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री डालोगे, क्या पीएल में राइट ऑफ करोगे? नहीं, उसके रिलेटेड डेफर्ड इनकम यहाँ पे है गवर्नमेंट ग्रांट का, इससे राइट ऑफ करोगे। ठीक। उसके बाद जब रिफंड करेंगे, डेफर्ड इनकम अकाउंट में जो है वो डाल दो, जितना रिफंड करना है वो डाल दो, बैलेंसिंग पीएल में डालोगे। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। यहीं पे पहले तो ये देखो क्या लिखा है, इसका भी ट्रीटमेंट बताना है। 35 लाख रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देंगे, उसके लिए 35 लाख मिला। तो ये है, कोई खर्चे करने के लिए अगर मिलता है ना, दैट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू और फॉर एक्सपेंडिचर। इसको क्या करते हैं? दो तरीका है, कुछ ना बोले तो हम फर्स्ट अप्रोच को हमेशा फॉलो करेंगे। लिखोगे कि एज पर AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, ये क्या है? ये है ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू। और इसको क्या किया जाता है? तो दो ट्रीटमेंट है, चाहे तो दोनों लिख दो। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते हैं, और दूसरा इनकम डेफर्ड इनकम में डालेंगे, और एक्सपेंस जो होगा इससे राइट ऑफ करेंगे। समझ में आया? एक राइट ऑफ करने वाला भी करा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये रहा ना, X Limited run charitable hospital. It incurred salary of staff doctor to the extent 30 lakh per annum. As a support local government grant lump sum of 90 lakh to meet salary expense for 5 years. ये हॉस्पिटल जो है ना बच्चे, इसकी सैलरी का खर्चा कितना है? 30 लाख। गवर्नमेंट ने कितना ग्रांट दिया? सर दिया तो 90 लाख, पर बोला ये 5 साल के लिए दे रहा हूं। तो पता है 90 डिवाइड बाई 5, 18 लाख ही गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है पर एनम। तो 18 लाख ही गवर्नमेंट ग्रांट हुआ, पूरा 30 लाख जितना सैलरी है उतना गवर्नमेंट ग्रांट हमें नहीं मिला है। ठीक। इसको करने का, अब बताओ, ये तो हमें 5 साल में रिकॉग्नाइज करना है ना, तो ऐसा तो नहीं एक ही बार में पीएल में डाल दोगे। एक बार में पीएल में डाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिला है 5 साल के लिए, तो हमें डेफर्ड इनकम अकाउंट में डालना पड़ेगा, और पीएल में इतना इतना जाएगा। अब दो तरीका है, ताकि इसको इनकम बुक कर लो और इतना खर्चा बुक कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, इतना इतना राइट ऑफ कर लो। चलो एक बार करके दिखाते हैं। जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी तो आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 90 लाख 90 लाख, करेक्ट। दूसरा, इसको भेज दो मैं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, क्योंकि ये 5 सालों के लिए है। एक ही बार तो पीएल में डाल ही नहीं सकते, फर्स्ट अप्रोच भी हो तो 5 साल के लिए दिया है, 18 लाख पीएल में डालना पड़ेगा। सेकेंड अप्रोच राइट ऑफ करना, तो हर एक साल का कितना है? 18 लाख, तो 18 लाख ही राइट ऑफ होगा सैलरी से, ये बस ध्यान रखना है। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। सर आपने तो बोला था कि गवर्नमेंट ग्रांट है, एक में पीएल में भेजते हैं, दूसरे में डेफर्ड इनकम में। देखो पीएल में भेजने वाले पर पूरा 90 लाख तो पीएल में नहीं भेज सकते ना, दिस इज फॉर 5 इयर्स। एक साल का तो सिर्फ 18 लाख है, तो पीएल में भेजने वाला भी अप्रोच फॉलो करेंगे तो 18 लाख पीएल में भेजना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। अब देखो फर्स्ट अप्रोच अगर होता, फर्स्ट अप्रोच को अगर फॉलो करे, तो फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है कि सर नॉर्मल खर्चे करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 लाख 30 लाख, और दूसरा डेफर्ड इनकम में से पीएल में भेज दे, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? तो हर एक साल सर 18 लाख गवर्नमेंट ग्रांट है हर एक साल का, ये 90 लाख जो है ये 5 ईयर्स का है, इसीलिए मैंने डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल दिया है। 5 साल में हमें रिकॉग्नाइज करना है, तो हर एक साल का 18 लाख हुआ, 18 लाख देखो मैं पीएल में डाल दिया। तो ये फर्स्ट अप्रोच है, गवर्नमेंट ग्रांट एक साल का जितने हिस्से में था पीएल में भेजा, ठीक, और इसको यहाँ पे सैलरी को पीएल में राइट ऑफ किया। पता है पीएल में जब ये क्रेडिट होता है तो अदर इनकम में आता है। सेकेंड अप्रोच बताओ। अच्छा इसमें इसमें होगा क्या, अगर पीएल बनेगा तो पता है सैलरी आएगी पूरा 30 लाख से, ठीक, और अदर इनकम में आएगा, ये बस फॉर्मेट है, टी फॉर्मेट में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हो तो लिखते हो ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, तो अदर इनकम में ले सकते हैं 18 लाख गवर्नमेंट ग्रांट। इवन सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इनकम के हेडिंग के अंदर अलग से हेडिंग बना के, ठीक। चलो सेकेंड अप्रोच है, तो सेकेंड अप्रोच कहता है सर जब खर्चा होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 लाख 30 लाख, करेक्ट। दूसरा, इस सैलरी को सीधा पीएल में राइट ऑफ करूं? नहीं, वो पहला अप्रोच था कि पूरा खर्चा पीएल में भेजो, जो गवर्नमेंट ग्रांट का हिस्सा है एक साल का उसको पीएल में इनकम रिकॉग्नाइज करो। इसको राइट ऑफ करते हैं कितना? डेफर्ड इनकम अकाउंट से, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब सैलरी तो 30 लाख है, पर इस बार राइट ऑफ एक साल का कितना ग्रांट है? तो सर एक साल का ग्रांट सिर्फ 18 लाख है, तो 18 लाख ही हो पाएगा, यही है हमारे लिए गवर्नमेंट ग्रांट। तो बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सैलरी। इसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? जब हम सैलरी डालेंगे 30 लाख लेस ग्रांट या डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम 12 लाख नेट में, अच्छा 18 लाख है ना, 18 लाख नेट में दिखाओगे कि 12 लाख है। ये कहने का मतलब है कि एक तरीके में हम एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं डेफर्ड इनकम से, दूसरे तरीके में एक्सपेंस को पीएल में डालते हैं और ग्रांट को भी पीएल में लेते हैं, ठीक। ग्रांट को जब पीएल में लेते हैं तो ग्रांट अदर इनकम हेडिंग में आप दिखा सकते हैं। चलो थर्ड है रिलेटेड टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में अभी ये मैंने समझा दिया, अब थर्ड पे आ गए रिलेटेड टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में एक होता है डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट, एक होता है नॉन डेप्रिसिएबल। जैसे कि लैंड हो गया, डेप्रिसिएबल में बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा। चलो नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट का जो ट्रीटमेंट है सेम एज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी ग्रांट हमें मिलेगा उसको क्या करेंगे, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में था तो क्या कर रहे थे, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे, ठीक, कैपिटल रिजर्व में ये ग्रांट पड़ा रहेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पड़ी रखे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जब रिफंड करना हो तो कैपिटल रिजर्व से कर दो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस पे आते हैं, इस पे दो तरीका है ट्रीटमेंट करने का, एक नेट अप्रोच, दूसरा ग्रॉस अप्रोच। एग्जाम में बोला तो जो बोला उसी मेथड से करेंगे, नहीं बोला तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ज्यादा आसान है फटाफट बनने के लिए ये, तो जब भी एग्जाम में आए और मेथड ना बोले ये जूम कर लेना, थोड़ा स्पीड हो जाएगा, ठीक है।
नेट मेथड कहता है, स्टार्ट करता हूं मैं, नेट एसेट मेथड या नेट मेथड बस लिख दो कि मान लो एसेट का कॉस्ट था 10 लाख, इस पे इसका लाइफ था मान लेते हैं 10 इयर्स, और गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया 2 लाख का। ठीक, नेट मेथड कहता है कि जो भी ग्रांट रिसीव होता है उसको क्या करना है, एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस कर देना है। ग्रांट क्या करना है, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। तो घट गया, तब तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा सर, रिड्यूस कॉस्ट पे। डेप्शन किस पे चार्ज होगा, रिड्यूस कॉस्ट पे। अच्छा, अंत में कभी रिफंड करना पड़ गया तो, मान लो कि रिफंड करना पड़ गया सर, लेते टाइम एसेट के कॉस्ट से घटा दिया था, एसेट के लिए मिला था तो रिफंड करेंगे तो एसेट के कॉस्ट में जोड़ देंगे, शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कोई इसमें मुश्किल बात तो है नहीं। जैसे कि इसी का अगर हम जर्नल, यही है ट्रीटमेंट जो मैंने लिखवाया, जर्नल एंट्री पास करे तो पहले ऐसे दिखाना है आपको कि एसेट आपने परचेज करी, फिर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ। ठीक, दोनों का सेपरेट एंट्री डालेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट, 10 लाख का एसेट खरीदा, टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10 लाख। दूसरा, ग्रांट रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख 2 लाख। और दिखाना कैसे है सर, गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करना है। ठीक, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब डेप्रिसिएशन निकालना हो तो सर बहुत सिंपल है, एसेट कितना था 10 लाख का, हमने क्या किया, एसेट के कॉस्ट से गवर्नमेंट ग्रांट को घटाते हैं, इसमें नेट मेथड में 2 लाख घटा दो। क्या कोई सेल्वेज वैल्यू है, नहीं है, होता तो वो भी घटाते, डिवाइड बाय लाइफ 80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करोगे तो सर सिंपल, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट 80,000 80,000। अच्छा, ये डेप्शन कहाँ जाता है, पीएल में सर राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूं आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 1 ईयर ही ले लो, क्या हुआ कि हमने कंप्लाई नहीं किया और ग्रांट को रिफंड करना पड़ रहा है, ग्रांट को हमें रिफंड करना पड़ रहा है। तो सर जब रिफंड करेंगे तो एसेट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, जब लिया था ग्रांट तो एसेट के कॉस्ट से घटाया था, रिफंड कर रहे तो ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या एंट्री पास करोगे, एसेट के कॉस्ट में ऐड करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 एंट्री में भी कर सकते हैं मैंने एक ही एंट्री में कर दिया। ठीक, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड, यही लिखेंगे कि बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड। ठीक है, समझ में आया क्या, बोलो फटाफट से। चलो, अब सेकेंड ईयर में जरा रिवाइज डेप्रिसिएशन बताओ। देखना सर, हमारा एसेट का कॉस्ट था 10 लाख, हमने ग्रांट उसमें से घटा दिया था 2 लाख, तो 8 लाख। 1 साल का डेप्शन भी चार्ज हो गया, कितना, अब लाख में है तो लाख में लिख दो,
80,000। बताओ अब एसेट की WDB कितनी बची होगी एक साल बाद, या कैरिंग अमाउंट 7,20,000। करेक्ट। सर ग्रांट तो रिफंड हो रहा है, तो रिफंड हो रहा है तो ऐड हो गया एसेट के कॉस्ट में। बोलो अब कितना हो गया सर, 9,20,000। यही है ना रिवाइज कैरिंग अमाउंट, इतना अब राइट ऑफ करना है। एसेट के कॉस्ट में जुड़ने के बाद एसेट की वैल्यू इतना हो गया, ये राइट ऑफ करना है। ठीक, कितने साल में सर, 1 साल की डिप्रिसिएशन हो गई, 10 साल लाइफ थी। ठीक, 9 साल में, तो रिवाइज डेप्शन कैसे निकलेगा, 9,20,000 डिवाइड बाई 9, कितना आएगा बताओ। ये रहा। तो अगले साल सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, ये रहा, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। चलो ये था नेट मेथड, बड़ा सिंपल है सर। जब ग्रांट मिलेगा तो उसको एसेट के कॉस्ट से घटा देंगे। डेप्शन निकालते टाइम क्या करेंगे सर, एसेट के कॉस्ट में से ग्रांट घटा के जो रिड्यूस कॉस्ट है उस पे डेप्शन निकालेंगे। ठीक, अगर कोई सेल्वेज वैल्यू हुआ होता क्वेश्चन में तो डेप्शन बड़ी सिंपल है सर, कॉस्ट लेस ग्रांट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। और WDB मेथड हो तो सर कॉस्ट लेस ग्रांट इनटू WDB में तो परसेंटेज पे निकालते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में बस करते रहेंगे। यही अगर ग्रॉस मेथड होता तो क्या करते, जब ग्रांट रिसीव्ड होगा जब ग्रांट रिसीव होगा तो इस बार हम क्या करेंगे सर, इस बार हम एसेट के कॉस्ट से नहीं घटाएंगे, इसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में या डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल देंगे। करेक्ट। तो डेप्शन किस पे निकलेगा, डेप्शन तो टोटल कॉस्ट पे ही निकलेगा, क्योंकि ग्रांट को तो घटाया ही नहीं कॉस्ट में से। टोटल कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, जैसे आप निकालते थे। ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट बात, ये डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में से जिस रेशियो में इन प्रोपर्शन टू डेप्रिसिएशन, यानी कि जिस प्रोपर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ना, उसी प्रोपर्शन में PL में इनकम बुक करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड में क्या होगा, ट्रांसफर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रोपर्शन टू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट। यानी कि सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर SLM मेथड है तो डेप्रिसिएशन तो हर एक साल का सेम होता है, तो ये भी इक्वल अमाउंट में हर एक साल PL में क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि डेफर्ड ग्रांट डिवाइड बाई लाइफ कर दूंगा तो आ जाएगा। अगर WDB है तो सर डेप्रिसिएशन तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकलता है ना, बैलेंस जो होता है उस पे निकलता है, तो हम भी ग्रांट पे कैसे निकालेंगे, ग्रांट इनटू जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का। ठीक, ये घटते जाएगा, पहले साल में बुक हुआ बैलेंस ग्रांट, अगले साल में उस पे लगता है, जैसे डेप्रिसिएशन निकालते थे वैसे ही। तो ऑटोमेटिकली इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन बुक हो जाएगा डेफर्ड ग्रांट में से PL में इनकम। हमारे ही केस में देखो, सेम एग्जांपल। ठीक, जो ऊपर लिया था 10 लाख कॉस्ट, 2 लाख गवर्नमेंट ग्रांट, 1 साल बाद रिफंड करना पड़ गया। ठीक, तो क्या पास करोगे एंट्री,
जब एसेट बाई किया है तब तो सर वही एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। दूसरा, जब आपको ग्रांट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। थर्ड एंट्री, क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे? नहीं, इसमें क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में भेज देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट हमें 2 लाख मिला था ना, अमाउंट भी लिख लो। अब बताओ, डेप्सन चार्ज करना है पहले साल का, तो एसेट का तो पूरा कॉस्ट है, एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस ही नहीं किया है, तो टोटल कॉस्ट पे लगेगा डेप्सन। डेप्सन कैसे निकलेगा सर? 10 लाख कॉस्ट है, 10 ईयर लाइफ। कोई सेल्वेज वैल्यू होता तो घटाते, 1 लाख आएगा ना, 1 लाख आया डेप्सन। एंट्री क्या पास करोगे, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 1 लाख 1 लाख। अच्छा, इसको पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक। क्या पास करोगे एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्सन 1 लाख 1 लाख। हमने क्या बोला कि डेफर्ड ग्रांट में डाल देंगे, डेप्सन टोटल एसेट पे निकालेंगे और डेफर्ड ग्रांट से पीएल में भेजते रहेंगे जिस रेशियो में डेप्रीसिएशन है। एसएलएम में डेप्सन हर एक साल सेम आएगा, 1-1 लाख 10 साल तक, तो हमें डेफर्ड ग्रांट में से भी हर एक साल सेम ही अमाउंट भेजना है। 5 नंबर, डेफर्ड ग्रांट से पीएल में भेज रहा है, ठीक। कैसे निकालेंगे, एसएलएम है तो सर हमें पता है 2 लाख का ग्रांट है, 10 साल में रिकॉग्नाइज करना है, 20,000 पर एनम, ठीक। क्या एंट्री पास करोगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो 20,000 देखना, पीएल में खर्चा दिखाया 1 लाख का डेप्रिसिएशन का और इनकम दिखाया 20,000 का। इसका मतलब है नेट में पीएल में कितना डेबिट हुआ है, 80,000। ऊपर भी तो 80,000 ही डेबिट हो रहा था, बस ऊपर फर्क क्या था, एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट करके रिवाइज डेप्सन निकाला हमने। इसमें डेप्सन पूरा बुक किया है, अलग से इनकम बुक किया है। चलो, अगर इसके केस में रिफंड होता है तो रिफंड इन सेकेंड ईयर, मान लो सेम एग्जांपल है, तो देखो रिफंड है। डेफर्ड ग्रांट में अगर कुछ है तो पहले उसको डेबिट करोगे, बैलेंस कुछ बच गया तो पीएल को डेबिट करोगे क्योंकि कुछ तो पीएल में चला गया है ना, टू बैंक अकाउंट। हमें अगर रिफंड करना पड़ा, मान लो 2 लाख मैंने रिफंड कर दिया गवर्नमेंट ग्रांट, कंडीशन मीट नहीं कर पाया, तो डेफर्ड ग्रांट में तो 180 ही होगा क्योंकि 20,000 तो पहले साल में हमने बुक कर लिया पीएल में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। जितना भी मतलब पीएल में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके होते हैं ना डेफर्ड ग्रांट में से, उतना पीएल में डेबिट करना पड़ता है, ठीक। डेफर्ड ग्रांट में जितना है वो डाल दोगे, जितना पे करना है वो डाल दोगे, बैलेंस जो है वो पीएल में डाल दोगे। अब डेप्सन बताना, डेप्सन बताना, ध्यान से सुनना। इस केस में सर कॉस्ट था 10 लाख, क्या घटाए थे हमने एसेट के कॉस्ट से ग्रांट? नहीं, 1 साल में डेप्सन हमने लगाया 1 लाख, तो 9 लाख बचा। रिफंड कर रहे हैं, क्या हमने एसेट के कॉस्ट में ऐड किया है? नहीं, तो यानी कि इसी अमाउंट पे अब आगे डेप्सन कैलकुलेट करना है, ठीक। डेप्सन जब इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, बड़ा सिंपल है सर, देखना। डेप्सन पर एनम 9 लाख डिवाइड बाई 9, 1 लाख, वो तो उतना ही आ रहा है। यानी कि जब एसेट के छेड़ा ही नहीं हमने,
एसेट को छेड़ा ही नहीं था हमने, एसेट का कॉस्ट उतने पे ही रिकॉर्ड किया था। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस मेथड में डेप्रिसिएशन जो आएगा रिफंड करने के बाद भी वो सेम ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। एसेट की अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं, जो कॉस्ट है, जो डेप्शन है, ठीक, और ग्रांट की अकाउंटिंग अलग, डेफर्ड ग्रांट में भेज दिया, जैसे जैसे एसेट क्या हो रहा है डेप्रिसिएट, वैसे वैसे इनकम में बुक कर रहे हैं, ठीक। तो डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से एक मैंने एग्जाम्पल कर दिया है कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं जरा। क्या कहता है? A fixed asset is purchased for 20 lakh. Government grant received toward asset is 8 lakh. Residual value of fixed asset is 4 lakh and useful life is 4 year. एसेट से रिलेटेड है, जरा लिख लो। एसेट का कॉस्ट है 20 लाख, लाइफ है 4 इयर्स एंड सेल्वेज वैल्यू है, आई थिंक कितना दे रखा है सेल्वेज वैल्यू, 8 लाख। 8 लाख ही है ना? नहीं, 4 लाख है। इसके लिए हमें ग्रांट मिला है 8 लाख का, ठीक। एज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड। एसेट इज शोन इन अ बैलेंस शीट एज अ नेट ऑफ ग्रांट। नेट ऑफ ग्रांट मतलब नेट मेथड से दिखाया, एसेट के कॉस्ट में रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भविष्य में अगर रिफंड करना पड़ा तो एसेट के कॉस्ट में जोड़ेंगे। आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम रिफंडेबल टू द एक्सटेंड 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द सर्टेन कंडीशन, पास जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। कह रहा है 1 साल खत्म हो गए, आफ्टर 1 ईयर मतलब पहले साल कुछ नहीं है, आफ्टर 1 ईयर सेकेंड ईयर में क्या है कि कुछ कंडीशन मीट नहीं कर पाया तो 5 लाख हमें क्या करना पड़ा, रिफंड। चलो इसको दोनों ही अप्रोच से करा देता हूं मैं। पहले हम नेट अप्रोच से देखते हैं जो क्वेश्चन है। एग्जाम में आएगा तो दोनों अप्रोच से नहीं करना, ये मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में आएगा तो सिंपल जो अप्रोच पूछा है उससे करना है, ठीक। चलो सबसे पहले एसेट की एंट्री करोगे जब खरीदोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या है, फिक्स एसेट 20 लाख का है ना, तो फिक्स एसेट ही वर्ड लिख लो, एफ ए कर देता हूं मैं, ठीक है। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कवर टू बैंक अकाउंट, ये परचेज का है, बैंक अकाउंट 20 लाख, 20 लाख। दूसरा, जब हमें ग्रांट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितना सर, 8 लाख, 8 लाख। थर्ड, तीसरा है, इसको क्या करना है, गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट में भेजू क्या, नहीं, नेट अप्रोच में एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करते, घटा दो। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू, बोलो फटाफट से, फिक्स एसेट अकाउंट, कितना है, 8 लाख, 8 लाख हो गया। साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एंट्री पास करने से पहले कैलकुलेशन दिखा दो डेप्रिसिएशन का। हमने 20 लाख का एसेट खरीदा एंड गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई 8 लाख, तो एसेट का कॉस्ट कितना रिकॉर्ड हुआ होगा बुक में, 12 लाख का। उसमें सेल्वेज वैल्यू घटता है
कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, तो डिप्रिसिएशन आता है 20 लाख माइनस 12 लाख, तो ये आ गया 8 लाख डिवाइड बाई 4 2 लाख। तो पहले साल का जो डेप्शन होगा वो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 2 लाख 2 लाख, करेक्ट। अच्छा, एक और एंट्री पास कर दो पीएल में भेजने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्शन 2 लाख 2 लाख, करेक्ट। समझ में आया? सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में जब ग्रांट रिफंड हो रहा है, 2 एंट्री में भी पास कर सकते हैं, बार बार बोल रहा हूं, मैं एक ही एंट्री में कर देता हूं। क्या चीज? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 2 एंट्री में भी पास कर सकते हैं, तो चलो 2 एंट्री में पास करोगे तो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक, फिर फिक्स एसेट में ऐड करोगे फिक्स एसेट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। मैं एक ही एंट्री में कर देता हूं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या पूरा 8 का 8 लाख रिफंड हुआ है? नहीं सर, सिर्फ 5 लाख रिफंड हुआ है। जितना रिफंड होगा उतना ही डालेंगे। 2 एंट्री में भी इसको पास कर सकते हैं, मैंने एक एंट्री में किया। अब आते हैं डिप्रिसिएशन पे। चलो बताओ सर, एसेट का कॉस्ट था, ध्यान से देखना, एसेट का कॉस्ट था 20 लाख, इसमें हमने ग्रांट घटा दिया था 8 लाख का, तो बुक में एसेट रिकॉर्ड हो गया नेट ऑफ इतने पे। ये रहा एसेट का वैल्यू। 4 लाख सेल्वेज वैल्यू रखना है, तो हमने सेल्वेज वैल्यू भी घटाई होगी, ठीक। तो 8 लाख एसेट था। क्या 8 ही लाख था जो हमें डिप्रिसिएट करने थे? हाँ जी, 2-2 लाख का डिप्रिसिएशन है, तो 1 साल बाद तो 2 लाख डेप्शन भी घटा होगा, तो 1 साल बाद एसेट का जो कॉस्ट है वो 6 लाख पे दिख रहा होगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको और आसान बना देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कभी सेल्वेज वैल्यू में भी चेंज दे सकता है कि सेल्वेज वैल्यू रिवाइज हम इतना कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ ऐसे करोगे तो। सेल्वेज वैल्यू को भी और आसान बना देते हैं। ये रहा एसेट, लेस कर दो सिर्फ डिप्रिसिएशन, WDV निकालो, डेप्शन लेस करो 2 लाख, तो 10 लाख आया। क्या ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। एसेट इतने में बुक पे दिख रहा होगा, एसेट की अकाउंट बनाओगे तो इतने पे ही दिख रहा होगा एसेट। 10 लाख डेबिट हुआ है, कॉस्ट में से क्रेडिट हो गया, यानी कि घट गया 8 लाख, तो 12 लाख नेट में डेबिट, 2 लाख डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया, तो एसेट की जो बैलेंस है वो 10 लाख होगा, ठीक। अब रिफंड कर रहे हैं तो ऐड कर दो, तो 15 लाख आया कि नहीं? एसेट की बैलेंस 50 लाख है, डिप्रिसिएशन निकालिए। क्या हमें पूरा 15 लाख को राइट ऑफ करना है? नहीं, हमें तो 4 लाख सेल्वेज वैल्यू भी चाहिए, तो 15 लाख माइनस 4 लाख ठीक, डिवाइड बाई 4 साल एसेट की लाइफ थी, 1 साल काम हो चुका है उस एसेट से, अब 3 साल लाइफ बची, डिवाइड बाई 3। ये आ रहा है 366,667, कोई बात नहीं। तो हम क्या डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? सर डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, तो हमें इसको पीएल में राइट ऑफ करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्शन, ठीक। नायरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये था आपकी 2 साल की अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक। कैसे निकालेंगे रिवाइज डेप्शन? सिंपल सर, हमें निकाल लेना है कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट का,
ठीक। उसमें ऐड कर देना है रिफंड, तो ये टोटल वैल्यू आ गया। तो या पूरा राइट ऑफ करना है एसेट की वैल्यू, नहीं, सेल्वेज वैल्यू भी तो अंत में रखना है, तो सेल्वेज वैल्यू और ये तो रिवाइज डेप्शन आ जाएगा। चलो, ये तो आपसे पूछा था, करेक्ट, ये तो आपसे पूछा था। अगर यही ग्रॉस मेथड होता तो क्या करते? सर ग्रॉस मेथड अगर होता तो एसेट की एंट्री पहला बाई का और ग्रांट रिसीव हुआ ये तो सेम ही रखते, करेक्ट, ये तो सेम ही रहता ना। बस जो ग्रांट मिला है ना, इसको कहाँ भेजते हैं? क्या एसेट के कॉस्ट से घटाते? नहीं सर, ग्रॉस मेथड में डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। मजे की बात, डेप्रीसिएशन बताओ। सर डेप्रीसिएशन निकलता है कॉस्ट, अब कॉस्ट कितना है एसेट का? 20 लाख। एसेट के कॉस्ट से ये घटाया नहीं है, तो 20 लाख कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू हमें रखना है 4 लाख, डिवाइड बाई लाइफ 4, कितना आएगा पर एनम? बताओ सर, 4 लाख आएगा पर एनम। ठीक, पर एनम 4 लाख आ रहा है। क्या एंट्री पास करोगे? डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और दूसरा एंट्री क्या पास होगा? बोलो जरा फटाफट से। सर डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, तो हमें इसको पीएल में ले जानी चाहिए, पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्शन 4 लाख। ठीक, सेकेंड ईयर में आओ, सेकेंड ईयर में सबसे पहले ग्रांट रिफंड हो रहा है, एसेट के कॉस्ट से नेट में घटाते हैं तो रिफंड करते टाइम जोड़ना पड़ता है। इधर तो डेफर्ड ग्रांट में भेजते हैं, तो डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट हुआ है, डेबिट करो। एक और एंट्री रह गया ना, थोड़ा और नीचे स्पेस लो, पहले साल में डेफर्ड ग्रांट से पीएल में भी तो भेजना है, वो भी एंट्री रह गया, करो जरा। दिस द एंट्री नंबर 5। क्या करते हैं? डेफर्ड ग्रांट से सर प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, कितना? इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि सर ये स्टेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन हर एक साल का सेम ही आता है, तो इसीलिए हमें कैसे निकालना होता है? 8 लाख ग्रांट है, डिवाइड बाई 4, 2 लाख, इतना पीएल में भेजना है। तो क्या एंट्री पास होगी? डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। देखेंगे जरा ध्यान से, पहले हमने खर्चा बुक किया 4 लाख का, फिर हमने इनकम दिखा दिया 2 लाख का, नेट में पीएल में कितना डेबिट हुआ? 2 लाख। इतना ही नहीं, फर्स्ट मेथड में भी डेप्रिसिएशन आया था, बस करने का तरीका अलग है। चलो, जब रिफंड करते तो क्या करते हैं? डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट किया था, डेबिट करो टू बैंक। क्या ऐसा हो सकता है कि बैलेंस मैच ना करे? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? सर इस वजह से, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट जो है ना, यहां देखना 5 लाख ही रिफंड करना है, क्या डेफर्ड ग्रांट में 5 लाख बचे हैं? देखना सर 8 लाख हमें आया था, ओके, 2 लाख तो हमने पीएल में बुक कर लिया इनकम, तो 6 लाख डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में होगा, बिल्कुल है 5 लाख, तो बस डाल दो 5 लाख। पीएल को क्यों नहीं डेबिट किया? सर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में कुछ नहीं बचा होता है तो पीएल से ले आते हैं, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट से पीएल में इनकम बुक कर रखे हैं, तो पीएल से ले आएंगे, डेबिट करेंगे, पर इसमें तो है ही बैलेंस, 6 लाख बैलेंस है, मुझे तो 5 लाख ही डेबिट करने हैं। समझ में आया क्या? अब डेप्रिसिएशन बताओ। सर डेप्रिसिएशन तो उतना ही आएगा,
जितना था पहले साल में, ये रहा 4 लाख। क्यों? एसेट के कॉस्ट में तो कुछ हमने एडजस्टमेंट ही नहीं कर रखी है, तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 4 लाख, 4 लाख। नेट मेथड में डिप्रिसिएशन रिवाइज हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोनों चीज पूछा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पास्ट का बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब हम लोग पढ़ते थे तभी भी ये क्वेश्चन था। चलो, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी 40 लाख कॉस्ट है। जब भी डेटा दे सबसे पहले तो डेटा ही लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉस्ट कितना है? 40 लाख। यूजफुल लाइफ 4 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख। लाइफ 4 ईयर्स एंड सेल्वेज वैल्यू 8 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट कितना रिसीव हुआ है? 16 लाख। ग्रांट कितना रिसीव हुआ है? 16 लाख। पूछा क्या है? सो जर्नल एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन थर्ड ईयर। सर 4 साल लाइफ थी, 2 साल तो ठीक गया एसेट, तीसरे साल में हमने क्या किया? रिफंड करना पड़ा, तो तीसरे साल में ध्यान देना है। जर्नल एंट्री पास करनी है रिफंड का। दूसरा, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बताना है। फिक्स एसेट इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट, यानी कि नेट मेथड है। फिक्स एसेट में क्रेडिट होने का मतलब क्या है? फिक्स एसेट का तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होने का मतलब है कॉस्ट से कम करना। इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, दूसरा है ग्रॉस मेथड। ठीक है ना, कोई बात नहीं। आओ जरा नेट मेथड पे ध्यान देते हैं। ठीक, अगर नेट मेथड है तो डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर 2 इयर्स कितना आया होगा? सर हमने ये रहा 40 लाख, एसेट के कॉस्ट से ग्रांट को रिड्यूस कर दिया होगा, तो ये रहा रिवाइज कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू घटा दिया, डिवाइड बाई लाइफ, कितना आया होगा? फोर लाख पर एनम 2 साल तक डेप्रिसिएशन 4 लाख आया होगा। एट टाइम ऑफ रिफंड, जब हम रिफंड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? बोलो। सर बड़ी सिंपल है, क्योंकि ये नेट मेथड है, एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस किया है हमने, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे रिफंड के टाइम में। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट के कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे टू बैंक अकाउंट। सीधा मैंने एक ही एंट्री में कर दिया। कितना है गवर्नमेंट ग्रांट? 16 लाख। ठीक है। अब यहां पे देखना, दूसरा निकालते हैं, बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट एंड डेप्शन। ध्यान से देखना, कॉस्ट कितना था? सर 40 लाख, लेस ग्रांट कितना घट गया? सर 16 लाख। ठीक है, कितना? 16 लाख। कितना आएगा फिर? 24।
लेस 2 साल का डेप्सन। सर 4 लाख है तो 8 लाख। यही है एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू बोलो, WDV बोलो, जो भी बोलो, बुक वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर या बिफोर डिप्रिसिएशन, या बुक वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर लिख लो, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। एसेट की वैल्यू यही है। अब बताओ ग्रांट रिफंड हो रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना रिफंड हुआ, पूरा 16 लाख। ठीक, टोटल वैल्यू कितना आ गया बिफोर डिप्शन, 32 लाख लेस डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। बताओ तीसरे साल का डिप्शन सर 32 लाख वैल्यू है बुक में एसेट की। अंत में हमें सेल्वेज वैल्यू रखना कितना है, तो सेल्वेज वैल्यू रखना है 8 लाख। 2 साल डिप्रिसिएट हो गया है, बचा हुआ 2 साल और करना है। 32 लाख माइनस 8 लाख डिवाइड बाई 2, 12 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज होगा थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, ये बचेगा आफ्टर डिप्शन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ये तो पहली रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 16 लाख रिफंड करोगे और 12 लाख डिप्रिसिएशन आएगा थर्ड ईयर का। ठीक, फोर्थ ईयर का भी डिप्शन 12 लाख ही होगा सर, डिप्शन फॉर फोर्थ ईयर, अगले 2 साल का तो यही है ना 12 लाख, और लास्ट में 8 लाख जो बच जाएगा सर यही तो है सेल्वेज वैल्यू। सेम यही अगर बताना मुझे ग्रॉस मेथड होता तो रिफंड के टाइम में क्या एंट्री पास करते, बोलो फटाफट। सर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा ही रिफंड हो रहा है 16 लाख। डेफर्ड ग्रांट से 2 साल पीएल में भी तो गया होगा, तो पक्का पीएल से डेबिट करना पड़ेगा सर 16 लाख हमें मिला था ग्रांट, 4 ईयर में हमें पीएल में भेजना था, 4 लाख भेजते होंगे। ठीक पहले साल 4 लाख पीएल में गया, दूसरे साल 4 लाख पीएल में गया, 8 लाख हमने रिकॉग्नाइज कर लिया एज इनकम। तो बचा कितना होगा डेफर्ड ग्रांट में, बचा हुआ 8 लाख होगा, तो 8 लाख तो डेफर्ड ग्रांट में डालोगे, बचा हुआ 8 लाख पीएल। समझ में आया। एसेट की वैल्यू और डिप्रिसिएशन जरा देखना। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, बड़ा सिंपल है सर, 40 लाख। ग्रांट को तो कॉस्ट से घटाते ही नहीं है, ग्रॉस मेथड में ग्रांट को कॉस्ट से घटाते नहीं है, तो डिप्शन 2 साल का कितना होगा सर, 40 लाख है लेस सेल्वेज वैल्यू 8 लाख डिवाइड बाई 4। ये तो पर एनम हुआ, 2 साल का कितना आ जाएगा, सीधा 2 साल का घटा रहा हूं मैं। ठीक है, $16 लाख। ठीक, 16 लाख को अगर घटा दे तो 24 लाख बचा होगा बुक वैल्यू एट बिगनिंग। अच्छा, आगे डिप्शन कितना चार्ज होगा, जितना अभी हो रहा था 16 लाख 16 लाख। ठीक, डिप्शन फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर 16 लाख इच। ऐसा क्यों सर, एसेट के कॉस्ट में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही इस मेथड में, डिप्रिसिएशन में चेंज कहां से आएगा। चलो ठीक, ये हमने बताया, एंट्री बता दी चलो $16 लाख इच नहीं, 8 लाख इच। 8 लाख इच हर एक साल का, तो ये तो 2 साल का मैंने लिखा था ना, 16 लाख 8 लाख है।
ठीक है, 8 लाख डेप्रिसिएशन आएगा। चलो और क्या रह गया जो मैंने लिखवाया था उसमें था प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये हो गया। नॉन मॉनेटरी ग्रांट रह गया, नॉन मॉनेटरी ग्रांट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। क्या ऐसा संभव है कि ग्रांट कभी पैसे के रूप में ना मिले, काइंड के रूप में मिले? बिल्कुल संभव है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, आपने पैसा नहीं दिया, सरकार ने आपको मशीन दे दी, ठीक है, ये क्या है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। दूसरा आपको एसेट कंसेशनल रेट पे मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, कंसेशनल रेट मतलब एक्चुअल प्राइस जो था एसेट का वो था 25 लाख, करेक्ट, पर आपको मिला, आपके लिए जो प्राइस है वो है सिर्फ 10 लाख, 15 लाख सरकार ने कम में दे दिया आपको। यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, एसेट सस्ते में मिल रहा है, तो ये क्या है? नॉन मॉनेटरी। क्या फंड ग्रांट पैसों के रूप में आया? नहीं, ताकि एसेट के रूप में आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर थोड़ा बहुत देना पड़ेगा आपको। उस केस में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? अगर कंसेशनल रेट में मिला है, कंसेशनल रेट में मिला है तो रिकॉर्ड एसेट एट एक्चुअल प्राइस पेड, रिकॉर्ड एसेट्स एट एक्चुअल प्राइस पेड, प्राइस पेड जितना पे किया उतने में रिकॉर्ड कर लो। मेरे एग्जांपल में ये रहा 15 लाख का चीज 10 लाख में मिला, कोई दिक्कत नहीं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। दूसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, ये बढ़िया कंसेप्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, ठीक है तो इसके लिए एएस बोलता है रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू। बहुत लोग ये भी लिखते हैं कि नील वैल्यू, यानी कि एसेट को बुक में तो दिखा दो, अमाउंट मत दिखाओ, पर उससे बढ़िया है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है एसेट में। नॉमिनल मतलब बहुत छोटे रकम पे, मान लो 2 रुपया पे दिखा दिया, 1 रुपया पे दिखा दिया, 5 रुपया पे दिखा दिया, 25 लाख का चीज 100 रुपये पे दिखा दिया, ठीक, पर आपने तो पे ही नहीं किया ये 1 रुपया भी, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट तो नहीं होगा, फिर कैसे करना पड़ेगा? सर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में दिखा दो ये 1 रुपया, ठीक है, समझ में आया आपको? ये था आपका गवर्नमेंट ग्रांट। अगर मैं समराइज कर दूं 2 मिनट में, तो समरी था, एक है नॉन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में हमने क्या पढ़ा कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दो, बहुत लोग नील अमाउंट पे भी रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, नील अमाउंट पे रिकॉर्ड करने का मतलब होता है, आप बोलोगे सर नील अमाउंट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ, अमाउंट की जगह 0 लिख दो, ठीक। दूसरा है कंसेशनल रेट पे मिला, तो जो रेट आपने पे किया उस रेट पे रिकॉर्ड करो। दूसरा है मॉनेटरी, जहां मनी में आ रहा है गवर्नमेंट ग्रांट। मॉनेटरी में था सबसे पहले प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, क्या था? गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव होता है वो क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व में, जब रिफंड करते हैं तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करते हैं। ये जो कैपिटल रिजर्व में जो रिजर्व पड़ा है ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है, तो इससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक दूसरा था रेवेन्यू नेचर का या फॉर एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था इसका 2 तरीका है, एक तो पीएल में आ जाए, इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, खर्चा पीएल में एक्सपेंस और उसके लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली पीएल में इनकम। दूसरा तरीका है डेफर्ड इनकम अप्रोच। अच्छा, पीएल में जब गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करते हैं तो अदर इनकम में लिख लेते हैं, ये मैंने आपको समझाया था।
डेफर्ड इनकम अप्रोच, ये क्या बोलता है, गवर्नमेंट ग्रांट में डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल दो, जब एक्सपेंस हो तो पीएल में राइट ऑफ ना करके डेफर्ड इनकम अकाउंट से राइट ऑफ करो, ठीक। सर अगर ऐसा हुआ कि डेफर्ड इनकम अकाउंट में कम है, यानी कि ग्रांट कम मिला पर सैलरी ज्यादा दे दिया हमने, तो बचा हुआ तो पीएल से राइट ऑफ होगा, और क्या, ठीक। रिफंड करते टाइम इसमें क्योंकि पीएल में क्रेडिट हुआ है ग्रांट, तो डेबिट भी पीएल को करना पड़ेगा रिफंड करते टाइम। इसमें डेफर्ड इनकम में भेजा, तो डेफर्ड इनकम में कुछ है तो पहले उसको डेबिट करो, बैलेंसिंग फिगर पीएल को डेबिट करो, अब बचा हुआ टू बैंक। थर्ड था एसेट से रिलेटेड, एसेट में नॉन डिप्रिसिएबल जो था ये मैंने बोला था सेम एज एबव प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह, यानी कि कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। डिप्रिसिएबल जो है इसके दो केस है, एक नेट मेथड, दूसरा ग्रॉस मेथड। नेट मेथड में ग्रांट जो है एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ग्रांट जब रिफंड होता है तो एसेट के कॉस्ट में जोड़ते हैं क्योंकि पहले एसेट के कॉस्ट से घटाया था। ग्रॉस मेथड में क्या कहता है, ग्रांट को डिफर्ड ग्रांट अकाउंट में डाल दो, एसेट को नॉर्मल रिकॉर्ड करो जैसे करते हो, नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करो, जैसे जिस प्रोपोर्शन में डिप्रिसिएशन है, यानी कि एसएलएम में इक्वल डिप्रिसिएशन होता है तो इक्वली लाइफ टाइम में ग्रांट को रिकॉर्ड करो, डेफर्ड ग्रांट से पीएल में भेज के इनकम रिकॉर्ड करो। रिड्यूसिंग बैलेंस डब्ल्यूडीबी में रिड्यूसिंग बैलेंस में होता है परसेंटेज से बैलेंस पे लगाते हैं, तो उसी रेशियो में इधर भी बैलेंस पे लगाएंगे, ठीक। अच्छा रिफंड होता है तो सर जब मिला था तो हमने क्या किया था, डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट, रिफंड हो रहा है करेंगे डेफर्ड ग्रांट को डेबिट टू बैंक। कभी कभी ये मिसमैच भी हो सकता है कि डेफर्ड ग्रांट में कम बैलेंस अवेलेबल है क्योंकि कुछ तो हम पीएल में भी भेज रहे हैं ना, और ग्रांट हमें पूरा रिफंड करना पड़ गया तो बैलेंस पीएल डेबिट होगा। चलो इतना रहने देते हैं, इतने में AS12 खत्म होता है गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। चलिए कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई डाउट हो मैसेज भी कर सकते हो, देख लूंगा मैं, रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। पढ़ते रहो, बढ़िया से एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ाई करते रहो।